नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। इस वीडियो में हम लोग आँख वाली दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट करेंगे। ये इस मैगज़ीन की तीसरी वीडियो है, तीसरा पार्ट है, याद रखिएगा। शुरू करने से पहले एक भूल है, उसमें सुधार करना चाहूँगा। कल मैंने जब आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताया था, तो उसमें कहा था कि इनका डेटा गलत है, लेकिन मैं गलत था और ये सही है। बाद में जब मैंने इसको नीति आयोग की वेबसाइट से मैच किया तो ठीक पाया। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर ये कॉलम बनाने में थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, बस इसी के चक्कर में थोड़ा भ्रम हो गया था और मैंने आपको गलत डेटा बता दिया था, तो उसमें अब सुधार कर लेते हैं। तो जो सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य हैं वो कौन से हैं? पहले नंबर पर बिहार, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर है मेघालय। नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र राज्य है जो टॉप 5 में है, याद रखिएगा। और चौथा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में जो बहुआयामी गरीबी है वो कितनी है दोस्तों? इसको मत करिएगा, 22.93%। बिहार में कितनी है? 33.76%। तो 2019 से 21 वाला डेटा ये है, और जबकि हमने इसके आधार पर इनको जज करने की कोशिश की थी, इसी वजह से भूल हो गई थी, तो सुधार कर लीजिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहले देखते हैं भारत और केन्या। दोस्तों, केन्या के राष्ट्रपति सिमोई रूटो भारत की यात्रा पर रहे। क्योंकि ये दिसंबर महीने की यात्रा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। परीक्षा से 4-5 महीने पहले की जो यात्राएं हैं वो सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं, चाहे भारत से कोई प्रतिनिधि गया हो या फिर कोई क्या प्रधानमंत्री मोदी जी या फिर राष्ट्रपति या फिर भारत में कोई आया हो। तो जब समोई रूटो ने भारत की यात्रा करी तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। यात्रा के दौरान केन्या ने जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसमें शामिल होने, इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की, याद रखिएगा। इसके साथ ही केन्या में कृषि के मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए भारत ने कितने मिलियन डॉलर? तो $250 मिलियन का ऋण जो है केन्या को देने की घोषणा की, याद रखिएगा। इसके साथ ही खेलों में सहयोग के साथ साथ जो भारतीय मानक ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जो केन्या का मानक ब्यूरो है, दोनों के बीच सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। और ऐसा ही इग्नू और जो केन्या की ओपन यूनिवर्सिटी है DUK, उनके बीच भी सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, याद रखिएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहीं पर यूनेप का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा दोस्तों, भारत और तंजानिया को देखते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति नाम याद रखिएगा, सामिया सुलुहु हसन। सामिया सुलुहु हसन जो है द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर भारत आई, यात्रा की इन्होंने। ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। तंजानिया की राजधानी जो है वो डोडोमा है, ये भी याद रखिएगा। तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली यात्रा है, भारत की पहली यात्रा है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि फरवरी 2024 में भारत के फरीदाबाद में जो सूरज कुंड का मेला आयोजित होता है, वहाँ पर तंजानिया को भागीदार एज ए पार्टनर कंट्री बनने का निमंत्रण जो है भारत ने दिया है, याद रखिएगा। तो यदि पूछा जाए कि सूरज कुंड मेले का आयोजन कहाँ होता है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ है? तो हरियाणा में। तो इसमें जो है तंजानिया पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा लेगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपको घटनासार में ही बता दिया है, जो चीता सदृश और स्नो लिपर्ड सदृश जो बिल्लियां हैं, जिनमें बड़ी और छोटी बिल्लियां शामिल हैं, उन सब के संरक्षण के लिए एक अलायंस बनाया गया है। इसकी पेशकश जो है वो भारत ने की थी। तो इसमें जो है तंजानिया ने शामिल होने की घोषणा की। तो केन्या ने दोस्तों ग्लोबल फ्यूल अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की घोषणा की, जबकि तंजानिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने की घोषणा की, और इसके साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में भी शामिल होने की घोषणा की। और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि जो JNU है, उसने तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। तो किसी महिला को, विदेशी महिला को, इस तरह की उपाधि जो है प्रदान करने वाली पहली यूनिवर्सिटी बनी है। मतलब जो JNU है, इसने पहली अपनी डिग्री जो है वो सामिया सुलुहु को दी, डॉक्टरेट की मानद उपाधि। भारत और ग्रीस को देख लेते हैं दोस्तों। ग्रीस की राजधानी है एथेंस और इसका पुराना नाम जो है वो यूनान हुआ करता था। तो मोदी जी ने वहाँ की यात्रा की, याद रखिएगा। और इसी यात्रा के दौरान मोदी जी ने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर, टॉम्ब मतलब टीला एक तरह का। किनका? अननोन सोल्जर। जो अननोन सोल्जर हैं दोस्तों, उनकी शहादत के तौर पे इस टीले का निर्माण किया गया है। तो उसी शहादत के महत्व को रेखांकित करने के लिए मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पूछ लिया जाए कि टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर कहाँ स्थित है, तो ग्रीस में स्थित है, यूनान में स्थित है।
2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य दोनों देशों ने निर्धारित किया है। और ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना, इतना ही याद रखिएगा, कैटरीना ने भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, या फिर इतना ही याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। मोदी जी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो ऑर्डर ऑफ ऑनर किसे प्राप्त हुआ है? मोदी जी को। किसने दिया है? ग्रीस ने दिया है। अगली महत्वपूर्ण यात्रा देखते हैं, भारत और यूएई के बीच कौन कहाँ आया। तो यूएई यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ पहुँचे? अबू धाबी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। इसकी आपको करेंसी भी याद रखनी है, क्या है? दिरहम, याद रखिएगा, करेंसी अक्सर पूछ ली जाती है। और ये जो यात्रा हुई है ये COP28 से पहले हुई है, देख लीजिए, जुलाई महीने की है, याद रखिएगा। इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में, ठीक है, आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आईआईटी दिल्ली ऐसा दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जिसने विदेश में अपने परिसर की स्थापना करने की घोषणा की है। इससे पहले आईआईटी मद्रास जो है वो भारत का पहला ऐसा आईआईटी है जिसने विदेश में अपना परिसर स्थापित करने की घोषणा की। कहाँ? तंजानिया के जंजीबार में, जहाँ की राष्ट्रपति जो है अभी भारत की यात्रा पर रही हैं, सामिया सुलुहू। तो आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना परिसर स्थापित कर रहा है। भारत और फ्रांस दोस्तों, ये यात्रा जुलाई 2023 के दौरान हुई, इम्पॉर्टेंट है। मोदी जी इमैनुअल मैक्रों जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके निमंत्रण पर फ्रांस पहुँचे। कब? 13 से 14 जुलाई के बीच। आपको ये डेट भी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 14 जुलाई को जो है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसको बास्टील दिवस भी कहते हैं। और भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक भागीदारी है उसकी 25वीं वर्षगांठ भी संपन्न हुई है, मतलब दोनों के संबंधों को 25 वर्ष हो गए हैं। फ्रांस की प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न, उनसे भी मोदी जी की मुलाकात हुई। और जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? तो एलिसी पैलेस में हुई है, एलिसी पैलेस। और यहीं पर लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मोदी जी को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा, लीजन ऑफ ऑनर। और ऑर्डर ऑफ ऑनर किसने दिया है? ग्रीस ने। लीजन ऑफ ऑनर किसने दिया है? फ्रांस ने। कंफ्यूज मत होइएगा। 14 जुलाई को दोस्तों जो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फ्रांस में, जिसको बेस्टिल डे भी बोलते हैं। बेस्टिल दोस्तों एक दुर्ग हुआ करता था फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति के समय 1789 में। ये शक्ति का प्रतीक था फ्रांस की, तो इसी पर हमला किया लोगों ने और इसको ढहा दिया। तो ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, बास्तिल का दुर्ग, या फिर बास्तिल का दुर्ग, हाँ, बास्तिल का किला। और उसी के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसा नारा जो है वो फ्रांस से बाहर निकलकर दुनिया में फैल गया। तो इसीलिए 14 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी 1789 में, तो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। तो जो परेड हुई उसमें मोदी जी चीफ गेस्ट के तौर पे शामिल हुए थे। और जो सेना का बैंड बजा उसमें भारत की 241 सदस्यीय टुकड़ी ने हिस्सा लिया। जो सशस्त्र सेनाएं थीं, 241 सदस्यीय टुकड़ी ने हिस्सा लिया। यह दूसरा अवसर था जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को बास्टिल डे पर एज ए चीफ गेस्ट फ्रांस ने आमंत्रित किया था। इनसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो एज ए चीफ गेस्ट शामिल हो चुके थे। याद रखिएगा, अभी हमारे यहाँ जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उस पर जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। मार्से दोस्तों क्या है? फ्रांस का एक स्थान है जहाँ पर भारत ने महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। इसके साथ ही फ्रांस ने हैदराबाद में ब्यूरो डी फ्रांस, जैसे हम महावाणिज्य दूतावास खोलेंगे फ्रांस में, मार्से में, वैसे ही हैदराबाद में फ्रांस खोलेगा। इसके साथ ही यूपीआई के फ्रांस में प्रयोग पर सहमति बनी। यूपीआई हमारा है, आप सभी जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इंपॉर्टेंट है। इस हेतु भारत के एनपीसीआई, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑनलाइन जो हमारा पेमेंट है उसका नियमन और विनियमन करता है, और जो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये सब हैं, इन सब का विनियमन करता है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई, और ऐसे ही इसी के समकक्ष जो फ्रांस की संस्था है उसका नाम है लाइरा कलेक्ट, उसका नाम भी याद रखिएगा। लाइरा कलेक्ट और एनपीसीआई के बीच समझौता हुआ है ताकि दोनों जो है यूपीआई का इस्तेमाल कर सकें। अब भारत और मिस्र की बात करते हैं। मिस्र के राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों अब्देल फतेह अल सीसी, उनके निमंत्रण पर मोदी जी मिस्र की राजकीय यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए थे। आपको कई बार बताया है कि गणतंत्र दिवस पर झांकी देखकर अल सीसी ने बजाई थी सीटी। तो पिछले गणतंत्र दिवस पर ये हमारे चीफ गेस्ट थे। अब जो है मोदी जी वहाँ पर पहुँचे हैं। मिस्र के सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन दार अल इफ्ता
में सूचना प्रौद्योगिकी के से संबंधित एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने की भारत ने घोषणा की। दार अल इफ्ता एक तरह से विधि मंत्रालय कह सकते हैं आप, वहाँ का विधि मंत्रालय दार अल इफ्ता। तो इसका काम क्या होगा? ये क्या करता है? विधि अनुसंधान हेतु एक सलाहकारी निकाय है। दार अल इफ्ता किसे सलाह देता है? फ्रांस की सरकार को। तो वहीं पर भारत जो है क्या करेगा? एक उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा। उत्कृष्टता केंद्र क्या होते हैं? जिस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है उसी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए इसमें जो संसाधन और उपकरण है वो उपलब्ध रहते हैं, ताकि और बेहतर काम किया जा सके। मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के मध्य काहिरा स्थित अल इत्तेहादिया पैलेस में बैठक संपन्न हुई। तो ये याद रखिएगा, अल इत्तेहादिया पैलेस कहाँ है? मिस्र में। और ऐसे ही फ्रांस में जो पैलेस था जहाँ पर वार्ता हुई उसका नाम क्या था? एक मिनट देख लेते हैं, भूल गया। भारत और फ्रांस के बीच कहाँ पर वार्ता हुई है? नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिएगा। मिल गया है, एलिसी पैलेस। एलिसी पैलेस। तो ऐसे ही एक पैलेस है कहाँ पर? मिस्र में, उसका नाम है अल इत्तेहादिया पैलेस। तो एलिसी पैलेस और अल इत्तेहादिया पैलेस कन्फ्यूज मत होइएगा। इत्तेहादिया ये उर्दू का शब्द है या फारसी का जो भी हो, ये संबोधित करता है कि जो पैलेस है वो कहीं खाड़ी देशों में ही होगा। और आर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया। ये मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्डर ऑफ नाइल। मोदी जी यह अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला भारत और अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा पर मोदी जी रहे हैं, याद रखिएगा। और इस दौरान जो है कई चीज़ें संपन्न हुई। 21 जून 2023 के आसपास मोदी जी वहाँ पर पहुँचे और न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वहाँ पर नॉर्थ लॉन में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व जो है वो मोदी जी ने किया। याद रखिएगा, किस क्रम का? 9वें क्रम का। इस दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये भी याद रखिएगा। और यहीं पर जो है मोदी जी के नेतृत्व में यह योग सत्र जो है वो ऐतिहासिक रहा, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। 135 से अधिक देशों के हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इसी वजह से इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। अमेरिकी कांग्रेस आप सभी जानते हैं, जो वहाँ की संसद है अमेरिका की, उसको कांग्रेस कहा जाता है। उसकी संयुक्त बैठक को मोदी जी ने संबोधित किया। कांग्रेस में मोदी जी का दूसरा संबोधन था, ये छोड़ दीजिएगा। 21 जून 2023 को भारत जो है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बन गया। आर्टेमिस मिशन जो है भारत वो अमेरिका का है, चांद के अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। तो उसमें उस समझौते में शामिल होने वाला भारत 27वां देश बन गया। आर्टेमिस समझौते के 8 संस्थापक देश हैं, जिसमें एकमात्र खाड़ी देश यूएई भी शामिल है, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? 21वीं शताब्दी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और इसरो और नासा जो है निसार नाम से एक जॉइंट सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने के लिए प्रयासरत हैं। तो निसार इसरो और नासा के बीच है, याद रखिएगा। नासा के द्वारा स्थापित किया गया सैटेलाइट है जो अभी निर्माणाधीन है। इसके साथ ही मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का नया भागीदार देश जो है वो भारत बन गया, याद रखिएगा। और इस पार्टनरशिप में कुल 12 देश हैं, लेकिन 13वां जो है वो भारत शामिल हो गया, याद रखिएगा। इंडस एक्स क्या है? वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका का रक्षा त्वरित पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। जो बल हैं उनके जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए एक तरह का मिशन है इंडस एक्स। इसको भारत और अमेरिका ने मिलकर लॉन्च किया है। अमेरिका द्वारा भारत में 2 वाणिज्यिक दूतावास खोले जाएंगे, कहाँ? बंगलुरु और अहमदाबाद में। भारत अपना कहाँ खोलेगा? तो सिएटल में, याद रखिएगा। तो अमेरिका एक तो एकदम उत्तर गुजरात में और एक जो है बेंगलुरु में दक्षिण भारत में खोलेगा। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तमिल अध्ययन चेयर जो है स्थापित की जाएगी। ऐसे ही शिकागो विश्वविद्यालय में विवेकानंद चेयर की स्थापना की जाएगी। ये चेयर प्रतीक के तौर पर स्थापित की जाती है। शिकागो दोस्तों आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी ने जो है यहाँ पर भाषण दिया था जो कि विश्व प्रसिद्ध हो गया था। भारत और सर्बिया को देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने सर्बिया की यात्रा की। ये एक यूरोपीय देश है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया और यहीं पर माउंट अवाला पर स्थित मॉन्यूमेंट टू दी अननोन हीरो, ये भी जो अननोन हीरो हैं उनको श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने अर्पित की, याद रखिएगा।
ऐसे ही हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स वो कहाँ है? ग्रीस में। वहाँ पर मोदी जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मॉन्यूमेंट टू द अननोन हीरो कहाँ है? सर्बिया में। भारत और सूरीनाम को देखते हैं दोस्तों। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनके निमंत्रण पर जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो सूरीनाम की यात्रा पर रहीं, याद रखिएगा। जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं वो 17वें प्रवासी दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। और भारत और सूरीनाम के जो संबंध हैं वो संबंध 150 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं, याद रखिएगा। तो यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश के साथ भारत के संबंधों के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तो वो हो जाएगा सूरीनाम। सूरीनाम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है? दी येलो स्टार, इतना ही याद रखिएगा, दी येलो स्टार से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया। भारत और नेपाल को देख लेते हैं। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड भी कहा जाता है, वो भारत की विदेश यात्रा पर रहे और इस दौरान ऊर्जा व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर हुए और आगामी 10 वर्षों में भारत द्वारा नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा के आयात का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आप सभी जानते हैं कि नेपाल में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो उनकी रोजी रोटी चलती रहे, तो उसके लिए 10,000 मेगावाट जो है विद्युत का आयात भारत करेगा। तो ये याद रखिएगा, 10,000 मेगावाट। और जो मोतिहारी बिहार में है, मोतिहारी से अमलेखगंज के बीच जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है, इसके विस्तार का निर्णय लिया गया। कहाँ तक? नेपाल में जो दूसरा स्थान है चितवन, वहाँ तक इसका विस्तार करने का निर्णय लिया गया। पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ये अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर रहे। होली के दिन 8 मार्च को होली थी, उस दिन ये अहमदाबाद पहुंचे थे। उसके बाद ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जो है वहाँ पर उपस्थित रहे। एक बात और याद रखिएगा, आपको अचूक मार्ग सामग्री में बताया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है इस बार किसने जीती है? तो इंडिया ने जीती है। इसके बाद दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें इन्होंने भाग लिया। और भारत ऑस्ट्रेलिया नवाचार और प्रौद्योगिकी चुनौती की घोषणा की गई। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इनोवेशन टेक्नोलॉजी चैलेंज की घोषणा जो है इसी सम्मेलन में की गई। प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम की भी शुरुआत यहीं पर की गई। प्रथम जनरल रावत भारत ऑस्ट्रेलिया युवा अधिकारी रक्षा विनिमय कार्यक्रम, तो जो युवा अधिकारी रहेंगे उनका जो एक तरह से विनिमय हो जाएगा और उसके आधार पर जो है अधिकारी जो है संबंधित देश में अपने अनुभव साझा करेगा 15 दिन के लिए। ये ऐसा कार्यक्रम है। डिकिन विश्वविद्यालय क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है। भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला ये पहला विश्वविद्यालय बना है। अपना परिसर कहाँ खोलेगा? तो गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर में। भारत के 2 विश्वविद्यालय अपना परिसर कहाँ स्थापित कर रहे हैं? एक आईआईटी मद्रास तंजानिया में कर रहा है और एक आईआईटी कौन सा था भाई? आईआईटी दिल्ली है क्या? पीछे हमने देखा है आईआईटी दिल्ली जो है वो यूएई में कर रहा है, एक बार देख लीजिएगा। आईआईटी मद्रास तंजानिया में कर रहा है, तो डिकिन जो है वो भारत में कर रहा है, याद रखिएगा। भारत और भूटान की बात कर लेते हैं। यहाँ के जो नरेश हैं जिग्मे खेसर वांगचुक, ये भारत की यात्रा पर रहे। 8 दिन की यात्रा थी लगभग। नई दिल्ली के अतिरिक्त ये असम में भी गए और जो महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का भी इन्होंने दौरा किया। अक्सर विकल्प में दिया रहेगा तो आपका दिमाग यहाँ कम जाएगा और इसकी जगह पे कर दें कि उत्तराखंड का दौरा किया तो आप उत्तराखंड को खट से मार देंगे, लेकिन महाराष्ट्र का दौरा किया और असम का दौरा किया। और इनकी जो 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है उसकी सहायता की, उसमें जो है नेपाल की सहायता करने का वचन जो है वो भारत ने दिया। मतलब भारत जो है सहायता करने के लिए सहमत हो गया, सहयोग के लिए सहमत हो गया। भारत के सहयोग से एक वहाँ पर जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। उसका नाम क्या है? तो मांगदेछू जल विद्युत परियोजना। इसे जो है भूटान को सौंप दिया गया, बनाकर दे दिया कि अब तुम जो है इसको चलाओ। इसीलिए दोस्तों देखिए वहाँ से 10,000 मेगावाट विद्युत का आयात जो है भारत करेगा। अभी आपको ऊपर बताया है जब प्रचंड जो है यात्रा पर रहे हैं तब समझौता हुआ। सीमा पारीय रेल लिंक का निर्माण जो है करने की घोषणा की गई। यह पहला रेल लिंक होगा जो नेपाल और भूटान के बीच स्थापित किया जाएगा। कहाँ से? कोकराझार जो कि असम में है, कोकराझार से गलेफू जो कि भूटान में है, कोकराझार से गलेफू को जोड़ेगा। यह भारत और भूटान के मध्य पहला रेल लिंक होगा, तो इससे सामान की आवाजाही सुनिश्चित होगी। भारत और इटली की बात करें तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की यात्रा पर रहीं और 8वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
और इसके साथ हमारे संबंधों की 75वीं वर्षगांठ थी, याद रखिएगा। भारत और जर्मनी को देखते हैं। जर्मनी में चांसलर होते हैं, तो जो चांसलर है वो कौन है? ओलाफ ओलाफ सोल्ज, वो भारत की यात्रा पर है, याद रखिएगा। भारत और मिस्र की बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, यहाँ पर जनवरी की बात हो रही है, जनवरी में 74वें गणतंत्र दिवस पर ये शामिल हुए थे। और अभी जो है दोस्तों वो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पे कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति। तो मिस्र के साथ भी 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं। मिस्र जो है दोस्तों, जो हमने G20 की अध्यक्षता की थी उसमें गेस्ट कंट्री के रूप में शामिल हुआ था। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजिद, इन दोनों के बीच वर्चुअल रूप से बैठक का आयोजन हुआ। ठीक है, और इसी के दौरान जो है भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। इनकी जो बिटिया हैं शेख हसीना की, साइमा वाजिद, वो जो है WHO का जो क्षेत्रीय कार्यालय है दक्षिण एशिया का, उसकी हेड बनी है, ये भी याद रखिएगा, साइमा वाजिद। तो भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। ऊर्जा का संबंध यहाँ पर पेट्रोलियम से, तो डीजल का परिवहन जो है इसके माध्यम से किया जाएगा। प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन का परिवहन इस लाइन के माध्यम से होगा। इसकी लंबाई कितनी है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की? तो 131.57 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों को देखते हैं, गरबा को देखते हैं दोस्तों। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ऐसी परंपराएं, ऐसे नृत्य वगैरह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए जाते हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं, जो अमूर्त होते हैं। बाकी जो मूर्त विरासतें होती हैं उनमें मूर्ति, चित्र इत्यादि आते हैं, स्थापत्य आते हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर गरबा को शामिल किया गया है। यूनेस्को की जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है उसकी बैठक आयोजित हुई कहाँ? कसाने, कहाँ? बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में। तो अफ्रीका के बोत्सवाना में जो यूनेस्को की बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया, और उसमें जो है गरबा नृत्य जो कि गुजरात का है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ये भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इससे पहले 14वीं दोस्तों कोलकाता की दुर्गा पूजा थी, जो कि 2021 में शामिल की गई थी। तो कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें जो हैं वो भारत की हो चुकी हैं। गरबा के बारे में जान लेते हैं। अक्सर कथन के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। गरबा एक अनुष्ठानिक भक्तिपूर्ण नृत्य है। हिंदू त्यौहार नवरात्रि के अवसर पर इसका आयोजन होता है, आप भी जानते होंगे। गरबा का शाब्दिक अर्थ जो है वो, शब्द की उत्पत्ति जो है, गरबा शब्द की उत्पत्ति गर्भदीप से हुई है। इसमें गोलाकार छेद वाले एक मटके में दोस्तों दीपक जला दिया जाता है। तो ये मटका जो है वो मानव शरीर की तरह माना जाता है, और उसमें जो दीपक रहता है उस शरीर की आत्मा के तौर पे माना जाता है। तो ये मानव शरीर का प्रतीक है, और जो दीपक है वो आत्मा का प्रतीक है, और इसको जला के रख दिया जाता है नवरात्रि के दौरान। और घूम घूम कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उसके चारों तरफ, मटके के चारों तरफ जो है नृत्य किया जाता है। उस मटके को गरबा कहा जाता है, और इस नृत्य को भी गरबा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गरबा समझ गए होंगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु जो अंतर सरकारी समिति है यूनेस्को की, उसका सदस्य बना हुआ है। 2022 में इसका सदस्य बना था, और ये 4 वर्ष के लिए सदस्य निर्वाचित किया गया है। तो 22 में हुआ है, तो अभी काफ़ी समय है, याद रखिएगा इसको। अब कुछ प्रमुख सांस्कृतिक विरासतें जो कि अमूर्त हैं उनको देख लेते हैं। रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा और कुट्टियम, इनको 2008 में शामिल किया गया था, इनको याद कर लीजिएगा। इसके साथ कालबेलिया और छऊ नृत्य भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हैं। योग को 2016 में, और नवरोज, योग को करो रोज, तो योग और नवरोज दोनों को 2016 में शामिल किया गया। 2017 में कुंभ मेला को शामिल किया गया, और उसके बाद 2021 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, और अब जो है गरबा को शामिल कर लिया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट का परफॉर्मेंस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाच। ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा। तो इसको कौन जारी करता है? जर्मन बाच जारी करता है, याद रखिएगा। 14 संकेतकों के आधार पर इसे जारी किया जाता है। COP28 जो कि UAE की, कहाँ, अबू धाबी में तो नहीं हुआ था, दुबई में आयोजित हुआ है। ठीक है, वहीं पर इसे जारी किया गया। जर्मन बाच नामक संस्था जो है इसको जारी करती है। 19वां संस्करण है। शीर्ष 3 स्थानों पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के मामले में किस देश ने कैसा प्रदर्शन किया है उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। तो शुरुआती 3 पायदान जो है एकदम खाली हैं।
चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर डेनमार्क का भी छुआ है, याद रखिएगा। 3 क्यों खाली रहे? क्योंकि जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसके जो निर्णय थे उनको लागू करने के लिए कोई भी देश पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। अब देखिए बड़े-बड़े सम्मेलन होते हैं, चाय पीते हैं और जो महँगी-महँगी चीज़ें मज़ा लेते हैं और सब खा पी के निकल लेते हैं। वैसा ही आयोजन कोप 28 के रूप में हुआ। कुछ नहीं, खाली औपचारिकता मात्र होती है। तो वही चीज़ देखिए, पेरिस का समझौता हो गया है लेकिन उस पर काम किसी ने नहीं किया। इसी वजह से 3 ऊपर के 3 जो पायदान हैं वो खाली रह गए हैं। डेनमार्क चौथे देश के रूप में शामिल हुआ है, इसी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सऊदी अरब एकदम निचले स्थान पर है। आप सभी जानते हैं ये तेल का काम करता है। तेल निर्यातक जो संगठन है ओपेक का हिस्सा है, तो कार्बन का एमिशन करता है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार रहता है। तो ये सऊदी अरब एकदम नीचे है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश चीन है, दूसरा सबसे बड़ा अमेरिका है, याद रखिएगा। और ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत को 7वीं रैंक प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। और इसका स्कोर भी याद रखिएगा, 7 में एक 0 लगा दीजिएगा तो 70, ऐसे याद रखिएगा। नीचे एकदम सऊदी अरब है। और आपको कुछ नहीं देखना है, आगे बढ़ते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम क्या है दोस्तों? मैगजीन है, कहाँ की? अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है। 1927 में इसने पहला पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? लिंडबर्ग को। टाइम पर्सन जो टाइम पत्रिका है, इसके संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति या समूह या फिर उसके विचार को शामिल किया जाता है जो पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया हो। तो टाइम मैगजीन आप समझ गए होंगे अमेरिका की है, जो सकारात्मक रूप से किसी मतलब अपने अच्छे कामों से पूरे विश्व को प्रभावित करता है, उसी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये मैगजीन घोषित करती है। महात्मा गांधी पहले और एकमात्र भारतीय हैं अभी तक जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित हो चुके हैं। 1930 में ये वर्ष भी याद रखिएगा। स्मरणीय तथ्यों को देखते हैं। कहानी तो अब शुरू होती है, अभी तक तो बेवफाई चल रही थी। अमेरिका की पत्रिका है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो अमेरिका की प्रख्यात गायिका हैं टेलर स्विफ्ट, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर जो है कहाँ स्विफ्ट कर गई हैं? टाइम मैगजीन के कवर पेज पे। तो 2017 में टाइम मैगजीन ने एक संगठन था दी साइलेंस ब्रेकर्स, जो महिलाओं के प्रति जो यौन दुर्व्यवहार हुआ करते थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था। तो साइलेंट ब्रेकर्स की जो महिलाएं थीं उनको जो है कवर पेज पर शामिल किया गया था, उनमें टेलर स्विफ्ट भी थीं। तो कहने का मतलब एक बार ये टाइम मैगजीन का हिस्सा पहले भी रह चुकी हैं और अब जो है इन्हें दूसरी बार स्थान मिला है टाइम मैगजीन के कवर पेज पर। तो इस तरह का स्थान पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। टेलर स्विफ्ट क्या हैं? गायक हैं, ठीक है, गाना गाती हैं। तो ये कला के क्षेत्र में इन्होंने जो अपनी उपलब्धियाँ लोगों के समक्ष रखी हैं, उसी के महत्व को रेखांकित करने के लिए इन्हें यह स्थान दिया गया है। कला के क्षेत्र से ये पहली व्यक्ति हैं, ये भी याद रखिएगा, जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी हैं। टाइम मैगजीन के और भी फॉर्मेट हैं। CEO ऑफ द ईयर सैम अल्टमैन, जो कि चैटबॉट ओपन AI को लॉन्च किया था। उसके ओपन AI जो है, ओपन AI जो कंपनी है दोस्तों, इसने चैटबॉट, क्या नाम था उसका? अरे यार, चैट जीपीटी ओपन AI ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। तो ओपन AI के ये CEO हैं कौन? सैम अल्टमैन। लियोनेल मेसी जो कि फुटबॉलर हैं, उनको एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बस 2 ही याद रखिएगा। नदी डॉल्फिनों के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा, जो नदियों में डॉल्फिनें पाई जाती हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ देश इकट्ठे हुए और वैश्विक लेवल पर एक घोषणा को अंजाम दिया। डॉल्फिन्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कुल 6 डॉल्फिन वर्तमान में मौजूद हैं पूरे विश्व में। 7वीं थी एक चीन की जिसका नाम था बैजी, वो अब विलुप्त घोषित कर दी गई है 2006 में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा है गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। उसी समय हमने डिफरेंट डॉल्फिन्स के बारे में पढ़ा था। तो चीन की ये बैजी वाली याद रखिएगा, ये विलुप्त घोषित हो गई है। तो कुल 6 जीवित प्रजातियां हैं। अब ये ना विलुप्त हो जाएं, इसके लिए 11 देश, जिसमें दक्षिण अमेरिका के और एशिया के शामिल हैं, 11 देश जो हैं शामिल होकर कोलंबिया की राजधानी बगोटा में इन्होंने कस्में वादे किए एक दूसरे से कि हम जो है इनका संरक्षण करेंगे। अब इन 11 देशों में कौन है उनको याद रखिएगा। भारतीय प्रायद्वीप के 3 हैं, कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, भारत के एक तो इस तरफ है और एक टेम्परेरी मैं बना दे रहा हूँ। एक देखिए इस तरफ बांग्लादेश हो गया और इस तरफ पाकिस्तान, तो ये दोनों भारत के हाथ हो गए। ठीक है, बचा कौन? नेपाल, ये ऊपर हो गया यहाँ पर। तो ये 3 जो हैं इसमें शामिल हैं, चौथा भारत है।
बाकी सब दक्षिण अमेरिका के हैं। ब्राज़ील, कंबोडिया, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी याद रखिएगा कराकस है और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवर। अक्सर पूछ ली जाती है इसीलिए बताते चल रहा हूँ, बोलीवर। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जो एशिया की यूनिवर्सिटी हैं उनकी रैंक जारी करती है ब्रिटिश कंपनी क्यूएस। उसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाकू, यार पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्वाकुरली सिमोंड्स देख लीजिएगा। तो इसके द्वारा क्यूएस याद रखिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं ये बता रहा था। तो जो ब्रिटिश कंपनी है क्यूएस, उसने एशिया की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग जारी की है और उस रैंकिंग को 11 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं एशिया के, उनमें पेकिंग विश्वविद्यालय, पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, वो पहले स्थान पर रही है। बस आपको एक का याद रखनी है और भारत की याद कर लो। भारत की कौन सी है? आईआईटी बॉम्बे विश्वविद्यालय या फिर संस्थान जो है टॉप 100 में शामिल है भारत का आईआईटी बॉम्बे। तो पेकिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में पहला, वर्ल्ड नहीं यार, एशिया में पहला स्थान पेकिंग यूनिवर्सिटी का कहाँ की है? चाइना की है। और जो भारत में पहले स्थान पे कौन है? तो आईआईटी बॉम्बे, जो कि 40वां स्थान प्राप्त किया है, याद रखिएगा। रूस जो है वो CFE संधि से बाहर हो गया। CFE संधि क्या है? ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, तो यूरोप में जो पारंपरिक सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित एक संधि है जिस पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। एक बात याद रखिएगा, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि थी, मतलब जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो एक दूसरे पर बाध्यकारी होंगे। ये नहीं कि हमें नहीं पता, तुम लोग करो, हमें नहीं पता, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा। तो ये बाध्यकारी संधि थी। राष्ट्र जो थे 1992 को लागू हुई थी, 1990 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। नाटो और वार्सा संधि के सदस्य जो हैं इस पर हस्ताक्षर किए थे। उद्देश्य इसका क्या था? जो पारंपरिक हथियार हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाएगा ताकि शांति और सौहार्द बना रहे। जो पारंपरिक हथियार और उपकरण हैं उनकी संख्या को सीमित रखा जाएगा, बस यही थी। और आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन में तनातनी चल रही है, मारामारी चल रही है, तो रूस को ऐसे में अपने सभी हथियार, सारे जखीरे इस्तेमाल करने हैं। तो क्या होगा? उसको इस संधि से निकलना उसकी मजबूरी हो जाएगा, इसीलिए वो किनारे हो गया, भैया तुम लोग जानो, हम तो चले, हमारा पता नहीं आएगा तुमसे। तो रूस जो है औपचारिक रूप से इससे बाहर हो गया। ठीक है, यही याद रखिएगा कि रूस जो है इससे बाहर हो गया और इस संधि पर जो हस्ताक्षर करता थे वो नाटो के हस्ताक्षर करता थे, ये भी याद रखिएगा। नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 31 हो गए। 31वां कौन हुआ है यार? कौन हुआ है? फिनलैंड। ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड जो है वो 31वां देश बना है। घटनासार पूरा कराया है, मात्र 14 वीडियो में चुन चुन के हमने पूरा कंप्लीट किया है। उसके अलावा 2 वीडियो आपको 500 क्वेश्चंस की श्रृंखला की उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि क्रॉनिकल मैगजीन से दी गई हैं, उनको जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग अचूक मार्ग सामग्री किए हैं, घटनासार किए हैं, समझ लीजिए उनके लिए पर्याप्त है। यदि फिर भी अंदर संतुष्टि नहीं आ रही है, लग रहा है कि कुछ और करेंगे, बड़ा करेंगे, तो भैया ये भी कर लो। तो फिर समझ लीजिए कि आप जो है एकदम करंट अफेयर्स को ना उसका धुआं निकाल देंगे वहाँ एग्जाम हॉल में। ग्वालियर और कोझिकोड खूब अच्छे से पढ़ाया है मैंने। UCCN, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। यूनेस्को एक ऐसा नेटवर्क स्थापित किया है जिसमें उन देशों को उन विश्व के उन देशों के शहरों को शामिल किया जाता है जो शहर कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो ऐसे ही क्रिएटिव शहर कुल 55 जो हैं यूनेस्को ने इस बार चुने हैं। उन 55 शहरों में भारत के 2 शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। अभी आगे देखेंगे। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का हेड इसको कहाँ? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन। ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब है, मतलब नहीं यार, मतलब, और ओ का मतलब है, सी का मतलब है कल्चरल, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो हेड हैं, जो महानिदेशक हैं, वो आद्रे एजोले हैं, याद रखिएगा। तो इसने जो है भारत के 2 शहरों को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया। एक तो हो गया कोझिकोड और दूसरा हो गया ग्वालियर। याद रखने के लिए ट्रिक भी बताया था। ग्वालियर को साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए इसको संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए इसको क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया गया। और संगीत का संबंध किससे है दोस्तों? तानसेन से। तानसेन ग्वालियर से ही थे, उनका मकबरा वहीं पर है। तो ग्वालियर को किस लिए रखा गया? क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। कोझिकोड ये साहित्य के लिए जो है इसमें शामिल किया गया है। आपको बताया था संगम साहित्य मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है। दक्षिण भारत मतलब केरल की बात हो रही है। केरल में एक जिला है कोझिकोड, तो उसको साहित्य के क्षेत्र में जो है रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। 2021 में श्रीनगर जो है इसमें शिल्प और लोक कला की श्रेणी में शामिल हुआ था। उसके बाद अब 2 शहर और हुए हैं, तो कुल 8 हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा।
इन 2 के मिल जाने के बाद कुल 8 क्रिएटिव नेटवर्क में शामिल होने वाले शहर भारत के हो गए हैं। संगीत का शहर किसे कहा जाता है? ग्वालियर को। और यहाँ पर जो संगीत क्षेत्र के दिग्गज थे तानसेन और बैजू बावरा, इनके कारण ग्वालियर को इस नेटवर्क में शामिल किया गया है। वहीं बात करें कोझिकोड की, तो इसको सिटी ऑफ कल्चर के रूप में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की है। तो यदि पूछ लिया जाए कि सिटी ऑफ कल्चर, कल्चर नहीं यार, लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सा शहर है, कौन से शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा यूनेस्को ने दिया है? तो कोझिकोड केरल का। कौन से शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है यूनेस्को ने? तो ग्वालियर को। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह पहला भारतीय शहर है साहित्य के क्षेत्र में। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोझिकोड में प्रतिवर्ष केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन होता है, हर बार यही होता है। इजराइल और फिलिस्तीनी विवाद आप भली भांति खूब जानते होंगे, बढ़िया से जानते होंगे, ठीक है। इसके जो मेन फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। हमने आपको एक वीडियो भी उपलब्ध कराई थी। हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा का नाम दिया गया। याद रखना है, अल अक्सा वहाँ की मस्जिद है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इजराइल। तो जो हमास संगठन है वहाँ का चरमपंथी आतंकवादी संगठन है जिस पर इजराइल हमले कर रहा है, उसने जो ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन अल अक्सा नाम से चला, क्योंकि ये जो अल अक्सा मस्जिद है इस पर अपनी दावेदारी करता है। इसने ये नाम इसलिए दिया कि हम इसको छुड़ाना चाहते हैं, इजराइल के कब्जे से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा, और इसी के जवाब में जो इजराइल ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, ठीक है। इजराइल का जो एंटी मिसाइल सिस्टम है आयरन डोम, उसी के नाम में जो है आप स्वॉर्ड जोड़ दीजिएगा, आयरन स्वॉर्ड। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच और इजराइल हमास संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव का विरोध इजराइल और अमेरिका ने किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं चाहते कि वहाँ पर शांति हो। ऑपरेशन अजय जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, 11 अक्टूबर को शुरू किया गया था। जो इजराइल में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वहाँ से लाने के लिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने चलाया था। धोरडो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्राप्त किया है, बेस्ट टूरिज्म विलेज इसको घोषित किया गया है। UNWTO ने जो है इसको घोषित किया है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी जो बैठक हुई, इसकी जनरल असेंबली की जो बैठक हुई वो समरकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पर बैठक हुई। और वहीं पर जो है धोरडो को 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में धोरडो को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। ये गुजरात के कच्छ जिले में है। कच्छ के महान रण में स्थित धोरडो वार्षिक रण उत्सव आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। यदि पूछ लिया जाए कि प्रतिवर्ष रण उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो धोरडो में होता है। धोरडो कहाँ है? कच्छ में है। और हाल फिलहाल में धोरडो क्यों चर्चा में रहा था? क्योंकि जो धोरडो में जो G20 की अध्यक्षता के तहत जो प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक थी वो धोरडो में ही आयोजित हुई थी। रण उत्सव की बात करें तो ये सांस्कृतिक उत्सव है, पारंपरिक कला, संगीत और शिल्पों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है। भारत के 2 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया जा चुका है अब तक। 2021 में पोचमपल्ली को शामिल किया गया था, जो कि तेलंगाना का था। पोचमपल्ली को यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और अभी धोरडो के साथ साथ मंडला, जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में शामिल होने की दौड़ में था। मतलब धोरडो के बाद दूसरा नंबर किसका था? जो गांव बनते बनते पीछे रह गया वो था मंडला, मध्य प्रदेश वाले, इसको याद कर लें। वैश्विक पेंशन सूचकांक दोस्तों, इसमें भारत की रैंक क्या है? पेंशन और 45, भारत की 45 है, पेंशन में पा है और 45 में भी पा है, दोनों को जोड़ देना। 45वां स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कितने पारदर्शी तरीके से लोगों को पेंशन मिल जा रही है, इसी आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया। वैश्विक भूख सूचकांक दोस्तों, ये 4 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड फास्टिंग, इसमें क्या होता है? बच्चा लंबा तो होता है लेकिन दुबला होता है। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, इसमें क्या होता है? बच्चा छोटा होता है लेकिन गोलू टाइप का होता है। और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 आधारों पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है। अगर ये 4 बढ़िया हैं तो उसका उतना ही इंडेक्स बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं इसको जारी कौन करता है, तो वेल्ट हंगर हेल्प नाम की संस्था है, ये इसको जारी करती है। इस बार ये 18वां इसका संस्करण है। और जो रिपोर्ट जारी की जिसमें इस इंडेक्स को जारी किया गया, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम्स। कुल कितने देश शामिल थे? तो 125 देश शामिल थे। इस दक्षिण एशिया और अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा, अफ्रीका का सहारा जो है, इन दोनों को
भुखमरी की दृष्टि से गंभीर स्थिति में शामिल किया गया है, याद रखिएगा। मेडागास्कर जो है वो अल्प पोषण की दर जो है वहाँ पर सर्वाधिक है, याद रखिएगा। अल्प पोषण आपको बताया जो 4 आधार हैं उनमें एक है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन, वास्टिंग मतलब लंबे हैं लेकिन दुबले हैं, उसके सर्वाधिक मामले कहाँ देखे गए हैं? तो भारत में देखे गए हैं, याद रखिएगा। दोनों फैक्ट याद रखने हैं। अल्प पोषण के मामले मेडागास्कर और चाइल्ड वास्टिंग के मामले मैक्सिमम भारत में। और इस बार भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत को भुखमरी की गंभीर स्थिति, भारत में भुखमरी की गंभीर स्थिति को जो ये इंडेक्स है वो प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। पिछली बार 107वां स्थान था, ये भी याद रखिएगा। इस बार 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल आप सभी जानते होंगे, स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं की स्मृति में जो है इस पुरस्कार को स्थापित किया गया है। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1901 से इनको प्रदान किया जाता है, लेकिन 1968 में जो स्वीडन का जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, उसका नाम क्या है? स्वेरिजिस रिक्स बैंक, उसने अर्थशास्त्र के नोबेल की भी घोषणा की, जो कि 1968 में घोषित किया गया और 1969 से प्रदान करना शुरू कर दिया गया। तो अब कुल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 5 क्षेत्रों में, ये भी याद रखिएगा। शांति का पुरस्कार ओस्लो में, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, याद रखिएगा। और जो अन्य पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। ओस्लो को कैसे याद रखना है? शांति के साथ क्या जुड़ा है? ओम का मतलब ओ, इस ओम को इस ओ से जोड़ दीजिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा। और इसी तरह से मैं भी याद रखता हूँ। अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? अर्थशास्त्र में दोस्तों रुपया, पैसा, सोना, चांदी की बात होती है। सोना को क्या कहते हैं? गोल्ड। ठीक है, तो जो क्लाउडिया गोल्डन है, अमेरिका की अर्थशास्त्री हैं, उनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। क्यों दोस्तों? इन्होंने, जो महिलाएं हैं वो लेबर मार्केट में किस तरह से अपना योगदान देती हैं, उस योगदान के प्रति जो हम जैसे लोग हैं, सामान्य लोग, उनमें एक समझ विकसित करने का प्रयास किया। इसी प्रयास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ये पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्होंने अकेले इस पुरस्कार को जीता है। इनसे पहले जो भी जीती हैं वो अकेले नहीं जीती, 2 लोगों के साथ जीती हैं। तो क्लाउडिया गोल्डन मतलब गोल्ड का संबंध इकोनॉमी से होता है, मतलब इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इनकी 2 पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एक पुस्तक ये हो गई। करियर एंड फैमिली, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं तो करियर और फैमिली को किस तरह से संतुलित अवस्था में रखा जाए, ये भी अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है, इस तरह से जोड़िएगा तो आपको याद रहेगा। करियर एंड फैमिली, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, 2 इनकी किताबें हैं। शांति का पुरस्कार दोस्तों आपको पहले ही ट्रिक बताया था, नरगिस फाकरी, जो कि पाकिस्तान की हैं। लेकिन यहाँ पर कौन है? नरगिस मोहम्मदी, ये पाकिस्तान की ना होकर ईरान की हैं। यहाँ पर नरगिस फाकरी से क्यों जोड़ना है? नरगिस फाकरी को आप जानते होंगे, पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं। ठीक है, एक फिल्म आई थी, कौन सी यार, रॉक स्टार, बगर ऑफ कहती हैं। रणबीर कपूर का दिल टूटता है समोसे खाता है, याद आया होगा आपको। तो नरगिस का मतलब ये किसी इस्लामिक कंट्री से संबंधित हैं। नरगिसी मोहम्मदी ईरान की हैं। क्यों दिया गया? महिलाओं के अधिकारों की बात की, मानवाधिकारों की वकालत की, जेल में रहते हुए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली ईरान की दूसरी महिला हैं। इनसे पहले शिरीन एवादी को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य का नोबेल दोस्तों जॉन फास्दी, साहित्य में तब जाके मिला नोबेल। जॉन फासे कहाँ के हैं? याद रखना, नॉर्वे के हैं। जान फांस दी, जैसे कहते हैं ना कलेजा निकाल के रख दिया। कोई गायक यदि अच्छा गाता है तो कहते हैं कलेजा निकाल के रख दिया। ऐसे ही ये साहित्यकार, इन्होंने बढ़िया साहित्य, बढ़िया उपन्यास लिखे हैं। तो क्या किया इन्होंने? कलेजा तो नहीं निकाला, लेकिन अपनी जान जरूर फांस दी साहित्य में, तब जाके इनको नोबेल मिला। उनका जो प्रथम उपन्यास है उसका नाम है रेड ब्लैक। और इनके जो उपन्यास है उनकी एक सीरीज है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो फासे मिनेमिलिज्म, फासे इनका नाम है और मिनेमिलिज्म इनका जो भी है उस समझ जाइएगा। रसायन में दोस्तों नोबेल आपको बताया था कि एलेक्सी ब्रूस ने मैगी में क्या मिला दिया? रसायन, तब मैगी की ऐसी तैसी हो गई। तो मोंगी और ब्रूस और एलेक्सी, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस लिए? क्वांटम डाट के लिए। क्वांटम डाट का इस्तेमाल नैनो टेक्नोलॉजी में होता है और इसके द्वारा इसका यूज जो है कंप्यूटर मॉनिटरों और जो टेलीविजन स्क्रीन है उनको प्रकाशित करने में, ट्यूमर वाले ऊतकों को हटाने में क्वांटम डाट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। भौतिकी का नोबेल दोस्तों 3 लोगों को दिया गया है, पियरे, फेरेंक और हुइलर। ठीक है, इनको आप देख लीजिए, इनका मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया है, बाकी आपको सबका पता है तो ये आप गेस करके मार देंगे। इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है उसकी खोज के लिए इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के नोबेल, मेडिसिन का नोबेल की बात करें, मेडिसिन का संबंध दोस्तों किससे होता है? अस्पताल से। ठीक है, और अस्पताल में लोग ऑपरेशन कराने जाते हैं, तो ऑपरेशन कराने जाते हैं तो आपको एक ट्रिक बताया था, बीसीओ मैन काट लिए जाते हैं कहाँ? अस्पताल में। काटना मतलब ऑपरेशन करना, काट लिए मतलब कैटलिन, और
बीसीओ मैन मतलब 20 मैन, तो 2 लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 20 मैन अमेरिका के हैं और कैटलिन भी अमेरिका की हैं, हंगरी मूल की हैं। इनको क्यों दिया गया है? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के लिए, जिसका इस्तेमाल जो है कोविड-19 के दौरान mRNA टीका बनाने में किया गया था। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करें तो बीपो जारी करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, ये इसको जारी करता है। और इसमें जो है भारत को कुल 132 देशों में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बात तो ये कि स्विट्जरलैंड लगातार 13 वर्षों से पहले ही स्थान पर बैठा हुआ है, याद रखिएगा, अच्छा फैक्ट है। भारत को जो है इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको एक ट्रिक बताया था, ये तो हुआ है ग्लोबल वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ऐसे ही है दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो जहाँ कंपटीशन होता है वहीं नवाचार होता है, इनोवेशन होता है, आप सभी को पता है। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोनों में भारत का स्थान 40वां है, एकदम रट लो, 40वां स्थान भारत का है दोनों में। अब यहाँ पर इन्होंने कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स तो नहीं दिया, लेकिन आगे आपको बता दिया जाएगा, आगे आएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर्स, बिगेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्लस्टर्स जो हैं दोस्तों, इसी सूचकांक के तहत 2023 में इनकी स्थापना की गई। इन क्लस्टरों में विश्व का सबसे बड़ा क्लस्टर कौन सा है? तो टोक्यो योकोहामा, दोनों जापान के हैं, याद रखिएगा। विश्व के 100 जो क्लस्टर हैं उनमें भारत के 4 शामिल हैं, बड़े बड़े शहर हैं। उत्तर में दिल्ली हो गया, दक्षिण के 3 हो गए, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। तो कुल 4 शहर जो हैं इसमें शामिल हैं। टाइम्स मैगजीन है दोस्तों, ये वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करती है। इससे पहले हमने क्यूएस एशिया की रैंकिंग देखी थी, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे थी ऑल ओवर एशिया में, और भारत में आईआईटी मुंबई या फिर बॉम्बे। अब जो है वैश्विक लेवल पर हम विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखेंगे, तो टाइम मैगजीन इसको प्रकाशित करती है। और इन यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में अमेरिका के सर्वाधिक विश्वविद्यालय जो हैं वो शामिल किए गए हैं। भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं पहले देख लेते हैं। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सर्वाधिक अमेरिका के, लेकिन अमेरिका का पहले स्थान पे नहीं है, पहले स्थान पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? यूके की। भारत के कुल 91 संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। और याद रखिएगा, अंडर 200 कोई भी नहीं है, 200 के अंदर कोई नहीं है, 201 से 250 के बीच जो है भारत के शामिल हुए हैं। तो भारत का जो संस्थान है वो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारतीय विज्ञान संस्थान वैश्विक रैंकिंग में। और यदि एशिया रैंकिंग की बात आए तो पेकिंग यूनिवर्सिटी और IIT बॉम्बे। कन्फ्यूज कतई मत होइएगा। यूपी के 2 संस्थान इसमें शामिल हुए हैं, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरा BHU, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। एक में देखिए मुसलमान लगा हुआ है और दूसरे में हिंदू, तो हिंदू मुसलमान नाम से जो 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह से आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल, ठीक है, भारत और यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक पहल लॉन्च की है ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। ग्लोबल साउथ में कौन से देश हैं दोस्तों? पहले तो देख लेते हैं। ग्लोबल साउथ शब्द किसने दिया था? तो ओग्लेसबी ने दिया था, याद रखिएगा। इसमें अल्प विकसित देश जो हैं वो विकासशील, कम विकसित, अविकसित देश जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये ग्लोबल साउथ लिखा है तो साउथ जो सदर्न हेमीस्फीयर है उसके सारे देश आएंगे, नहीं। इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। वहीं ग्लोबल साउथ है, लेकिन इसमें क्या हुआ, नदर्न हेमीस्फीयर के 2 देश इंडिया और चाइना भी शामिल हैं, याद रखिएगा। तो ये कम विकसित या फिर विकासशील देश जो हैं इसमें शामिल हैं। अब चाइना तो विकसित होना चाहिए यार, खैर चाइना और इंडिया को आप छोड़िएगा, कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल नहीं है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, ठीक है, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़कर। जी हाँ, इसमें चाइना शामिल है और इंडिया भी शामिल है, जापान शामिल नहीं है। तो ये कम विकसित या फिर अविकसित या विकासशील देशों के समूह हैं। तो जो ये इनिशिएटिव लॉन्च की गई है यूनाइटेड नेशन और इंडिया के द्वारा, ये इन देशों की क्षमता निर्माण के लिए लॉन्च की गई है, इनकी मदद करने के लिए लॉन्च की गई है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको UNGA भी कहते हैं, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसकी 78वें सत्र की बैठक आयोजित हुई। UNGA जो है यूनाइटेड नेशंस के 6 अंगों में से एक है। इसकी जो जनरल असेंबली है वो प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में बैठक करती है, जिसमें सभी सदस्य देश जो हैं हिस्सा लेते हैं। तो इस बार 78वां सत्र आयोजित हुआ। 18 से 19 सितंबर को SDG शिखर सम्मेलन, ये भी याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क में ही आयोजित हुआ, और ये असेंबली भी वहीं पर आयोजित हुई। 20 सितंबर को क्लाइमेट एम्बिशन
एम्बिशन समिट का आयोजन भी वहीं पर हुआ। तो दोनों याद रखिएगा, एसडीजी शिखर सम्मेलन और क्लाइमेट एम्बिशन समिट दोनों का आयोजन न्यूयॉर्क में ही हुआ है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि डेनिस फ्रांसिस जो कि त्रिनाद और टोबैगो के हैं, उंगा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त हुए थे, कब? जून में। और अभी जो है इन्होंने अध्यक्षता की, कब? सितंबर महीने में। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वां सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कसावा कोरोसी ने, जो कि हंगरी के थे। भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल जो हैं वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गए हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, देख लीजिएगा। ये क्या करता है? जो वैश्विक लेवल पर धरोहरें हैं उनकी पहचान, सुरक्षा और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करने का काम करता है। और यह काम करता कौन है दोस्तों? एक कन्वेंशन है दोस्तों जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये औपचारिक रूप से इस काम को अंजाम देता है, जो कि यूनेस्को के तहत काम करता है। इसको 1972 में अंगीकृत किया गया था और 1975 में लागू किया गया था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकार देशों की कुल संख्या 195 है। 45वीं वार्षिक बैठक हुई यूनेस्को की, कहाँ? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सॉरी। तो इस बैठक में जो है कुछ स्थल जो है शामिल किए गए विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। तो अब कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए? तो 1199, याद रखिएगा। भारत के 2 नए जोड़े गए हैं, एक तो शांति निकेतन, दूसरा होयसल के मंदिर जो कि कर्नाटक में है। शांति निकेतन आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है। शांति निकेतन को 41वें स्थल के रूप में और होयसल के जो मंदिर हैं उनको 42वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 40वां कौन है दोस्तों? धौलावीरा, सैंधव सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, याद रखिएगा। तो इसी के साथ भारत के कुल कितने हो गए? 42 हो गए हैं। 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं, 7 जो है पवित्र अंक है, तो 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित हैं। कई चीज़ें जब मिश्रित कर दी जाती हैं तो क्या हो जाता है? 1 बन जाती हैं। तो 1 जो है मिश्रित श्रेणी में शामिल है। और इसी के साथ स्थलों की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो इटली का। अब शांति निकेतन के बारे में देख लेते हैं। शांति निकेतन बीरभूम जिले में एक गाँव टाइप का है, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और यहीं पर एक विद्यालय खोला था 1921 में विश्व भारती के नाम से। नहीं, ये शांति निकेतन जो था वो 1921 में विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1951 में इसको 30 साल बाद जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो शांति निकेतन याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में एक ग्रामीण स्थान पर स्थित है। पहले एक विश्वविद्यालय था, बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया। और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान जो है इसको बाद में 1951 में घोषित कर दिया गया, तो ये इसमें शामिल हो गया है। और जो विश्व भारती है दोस्तों, इसको दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज, जीवित विरासत के रूप में घोषित किया गया है, याद रखिएगा, विश्व भारती। अब बात करते हैं होयसल के मंदिर। 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच होयसल नाम का जो राजवंश है वो शासन किया करता था कर्नाटक में, जिसकी राजधानी जो है हेलविड थी। यहाँ पर हेलुबिदु था, हेलुबिदु लिखा है लेकिन हेलविड आपको लिखा मिलेगा, हेलविड। तो होयसल और हेलविड दोनों में हाँ है, याद रखिएगा। हेलविड इसकी राजधानी थी। तो इन्हीं शासकों ने जो है इन मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये मंदिर समूह हैं, उनमें 3 मंदिर शामिल हैं उस समूह में। तो एक है चेन्ना केशव मंदिर, ये बेलूर में है, हासन जिले में। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर, हेलविड, जो कि इनकी राजधानी भी हुआ करती थी। तीसरा है केशव मंदिर जो कि सोमनाथपुर में है, ये मैसूर में है। चेन्ना केशव मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। केशव आप सभी जानते हैं भगवान से ही संबंधित है। और जो होयसल मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा। तो एकमात्र मंदिर है वो शिव को समर्पित है। बाकी जो केशव मंदिर है वो भी वैष्णव धर्म से संबंधित है, मतलब भगवान विष्णु से ही संबंधित है। लेकिन ये जो केशव मंदिर है ये कावेरी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। चेन्ना केशव कावेरी के किनारे नहीं है, जो केवल केशव है, केशव में का है और कावेरी में भी का है, तो इस तरह से जोड़ के देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कुल जो हमारे 42 स्थल हो गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला कौन सा था? पहला कोई एक नहीं था, 4 थे। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ये चारों 1983 में शामिल हुए थे। यहाँ पर आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे स्थल हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किए हैं। तो जो आगरा का किला है 1983 में और ताजमहल, इन दोनों को 1983 में शामिल किया गया था। और जो फतेहपुर सीकरी है उसको 1986 में शामिल किया था। तो कुल 3 ही ऐसे स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। जो मिश्रित स्थल है वो आपको याद रखना है, एक है उसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, जिसे 2016 में शामिल किया गया। I2U2 की बात करें दोस्तों तो ये एक नया संगठन है
जिसमें I2 मतलब 2 बार I और 2 बार U है। 2 बार I का मतलब 1 बार इज़राइल है और 1 बार इंडिया है। 2 बार U का मतलब 1 बार USA है और 1 बार UAE है। इसकी परिकल्पना 2021 में की गई थी। तो ये जो संगठन है I2U2, ये 6 क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए गठित किया गया है। वो 6 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? जल, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा। ये विश्व के समक्ष महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो अक्सर चुनौती पैदा किए रहते हैं। तो इन्हीं 6 क्षेत्रों में काम करने के लिए एकजुट हुए हैं I2U2। तो अभी क्यों चर्चा में दोस्तों? क्योंकि इन्होंने स्पेस क्षेत्र में काम करने के लिए एक ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण किया, एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जिस पर ये मिलकर काम करेंगे जो कि स्पेस से संबंधित है। इसकी घोषणा जो है दोस्तों कब की गई थी? 78वें सत्र के दौरान की गई। किसके? UNGA के जो सत्र आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में, वहीं पर I2U2 के इस वेंचर की घोषणा की गई थी। चारों देश जो हैं I2U2 के आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं। भारत कनाडा विवाद आप सभी जानते होंगे। भारत कनाडा विवाद दोस्तों कनाडा के ओंटारियो में खालिस्तान समर्थक दोस्तों ये ऐसे अलगाववादी वर्ग से संबंधित हैं जो पंजाब में मुखर हुआ था और जो अलग पंजाब से अलग एक देश की परिकल्पना किए था, पंजाब से अलग देश की मांग कर रहा था जिसका नाम था खालिस्तान। तो उनकी रैली निकाली गई। ये हमेशा भारत का विरोध करते हैं। कनाडा इनको शरण दिए हुए है। भारत ने कनाडा पर यह आरोप भी लगाया है। तो कनाडा में जब इन्होंने रैली निकाली तो जो इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, अंगरक्षकों ने उनकी नृशंस हत्या की थी, तो उसी की झांकी निकाली थी। तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस घटना पर आपत्ति जताई थी और इसे दोनों देशों के जो संबंध हैं उनके लिए अनुकूल नहीं बताया था। और इसी घटना के दौरान जो है हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी समर्थक जो गुट था, उसका एक नेता था, उसकी गोली मारकर कनाडा में हत्या कर दी गई। तो कनाडा ने आरोप लगाया कि यह हत्या जो है वो भारत ने करवाई है। जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कहा। और ऐसे इनपुट जो हैं जस्टिन ट्रूडो को कहाँ से मिले थे? 5 आइज संगठन के द्वारा मिले थे, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग 5 आइज को समझेंगे। तो इसी आधार पर जो दोनों के संबंध थे कनाडा और भारत के, वो तल्ख हो गए। तो जो राजनयिक थे अपने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया, या फिर कहें कि एक दूसरे के राजनयिकों को दोनों देशों ने निष्कासित कर दिया। और इसी के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार संधि पर वार्ता होने को थी, वो भी स्थगित कर दी गई। ये फैक्ट याद रखिएगा। 5 आइज की बात करें तो 5 आंखों की बात हो रही है। 5 आंखें मतलब खुफिया इंटेलिजेंस है, दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एलायंस है ये 5 आंखों का। कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भैया भैया दोनों शामिल हैं। वहीं कनाडा और अमेरिका, भैया भैया क्यों कह रहा हूँ, मैप में आप देखेंगे तो दोनों पास पास हैं। कनाडा और अमेरिका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, 4 तो ये हो गए। बचा कौन? यूके। तो कुल 5 देशों का ये संगठन है, गठबंधन है, जो खुफिया सूचनाएं, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए खुफिया सूचनाएं जो हैं एक दूसरे को साझा करते हैं। तो इसी सूचना के आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया था। अब बात करते हैं OIML OIML प्रमाण पत्र है दोस्तों। ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो किसी देश के माप तौल से संबंधित कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई बाट बटियाँ वगैरह हो गई हैं, जैसे बाट होते हैं, और जो भी तौल माप तौल में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लीटर हो गया, तो इनके लिए एक सर्टिफिकेट के तौर पे OIML एक प्रमाण पत्र जारी करता है। ठीक है, OIML एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस तरह का सर्टिफिकेट जारी करती है। सर्टिफिकेट नहीं दोस्तों, ये नियम बनाती है, विनियम और नियम बनाती है OIML कि किस तरह से कोई देश सर्टिफिकेट लॉन्च करेगा। तो भारत जो है OIML का सदस्य बन गया था। 1955 में स्थापना हुई थी। अगले ही वर्ष 56 में भारत इसका सदस्य बन गया था। जो विधि माप विज्ञान कानून में प्रयोग होने के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण जो है वो कौन करता है? OIML। कौन कौन से स्टैंडर्ड बनाए जाएं उनका निर्धारण यही करता है। तो भारत जो है विश्व भर में बाट और माप से संबंधित जो उपकरण हैं उनको बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। तो अब यहाँ के अगर कोई व्यापारी दूसरे देश में बाट और ये लीटर बीटर बेचेंगे तो उनको भारत जो है OIML सर्टिफिकेट दे देगा। और OIML सर्टिफिकेट जब उस व्यापारी को मिल जाएगा तो वो व्यापारी जिस किसी ग्राहक को बेचेगा तो उस ग्राहक को भरोसा हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड है, OIML रजिस्टर्ड है। तो एक तरह से कहें कि OIML एक तरह का ठप्पा है। किस पे लगेगा? बाट और जो मापन से संबंधित उपकरण हैं उन पे। तो भारत विश्व का 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। 1956 में भारत OIML का सदस्य बना था। तो इस तरह से साथियों हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के एक हिस्से को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप भी नीरस ना हो, इस वजह से इसको छोटा रखा है। अगला हिस्सा आपको शीघ्र ही उपलब्ध करा दूंगा। बाकी खूब रगड़ के पढ़िए। अब तो ठंडी भी कम हो गई है, झोंक दीजिए खुद को। ये जो 10, 12, 13 दिन का समय है ना, इसमें पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि अभी अगर ढीले पड़ गए तो पीछे चाहे जितना पड़ा हो सब बेकार चला जाएगा। और यदि पीछे थोड़ा कम भी पड़ा है और अभी खुद को जो है एकदम झोंक दिए, तब आउटपुट बढ़िया निकलेगा और आप जो है सफलता पा ही जाएंगे। तो
बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, इधर उधर मत भटकिए। जो भी बाहरी वृत्तियाँ हैं, मन जहाँ भी जाने को हो तुरंत उस पे आपातकाल लगा दो। आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके शारीरिक आपातकाल लगा दो। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि आपका नैतिक दायित्व भी है। धन्यवाद।